आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरसी सर्किट कैसे एनालाइज किया जाता है विदाउट यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आरसी सर्किट एनालॉग प्रोफाइल के लिए पूछते हैं कंपनियां। तो उनके क्वेश्चंस क्या रहते हैं बेसिकली कि जब इनपुट आपने स्टेप इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होगा, या फिर इनपुट आपने पल्स वोल्टेज स्क्वायर वेव दी तो आउटपुट क्या होगा, या फिर बॉडी प्लॉट। तो फॉर बॉडी प्लॉट मैं आपको बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन मेथड ट्रांसफर फंक्शन को कैलकुलेट करने की। ओके, तो पहला क्वेश्चन लिया हमने, सिंपल सा क्वेश्चन। इसमें आर और सी पैरेलली कनेक्टेड है और जिसका इनपुट स्टेप इनपुट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ एक नोट करने की है कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कैपेसिटर की, सबको पता ही होगी। तो जब हम इसको देखेंगे तो इनिशियली हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, तो बाद में कोई चार्ज नहीं होगा। तो अगर मुझे इसका आउटपुट वोल्टेज प्लॉट करना हो तो क्या करूँगा, इसका इनिशियली जीरो चार्ज। फिर जब इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट हो चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट हो चुका है 1 वोल्ट का। तो मतलब कैपेसिटर चार्ज होना चालू हुआ। कैपेसिटर चार्ज कैसे एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा और वो 1 वोल्ट की तरह पहुंच जाएगा आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट के बाद। तो ये हो गया पहला केस। अब सेकंड केस, जब आपने इनपुट दी एक स्क्वायर वेव इनपुट दिया तो इसके बेसिकली दो क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। जब टाइम कांस्टेंट आई सर्किट का बहुत बड़ा हो टी से, या फिर टाइम कांस्टेंट बहुत छोटा हो। तो पहला केस लेते हैं, केस वन, टाउ ग्रेटर देन टी और इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना है, आर सी। ओके, तो अगर मुझे इसका आउटपुट वोल्टेज बनाना हो तो हम क्या करते हैं कि इसी को यहाँ स्क्वायर वेव ले लेते हैं इनपुट और इसी में आउटपुट वोल्टेज बनाते हैं। इसी में अगर मुझे आउटपुट वोल्टेज बनाना हो और ये ब्लू से इनपुट वोल्टेज है, तो आउटपुट वोल्टेज अब कैपेसिटर स्टार्टिंग में तो कोई चार्ज नहीं है, कैपेसिटर की वैल्यू जीरो रहेगी। अब ये टाइम टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो पाएगा और कैपेसिटर की वैल्यू रहेगी 0 वोल्ट, मतलब कैपेसिटर 0 वोल्ट पे ही रहेगा। तो इनपुट दिया स्क्वायर वेव और आउटपुट मिला 0 वोल्ट इस पर्टिकुलर कंडीशन में। तो इसी में अगर अब हम एक केस लें इसी में कि मान लेते हैं कि टाउ बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ टाउ बड़ा है, मतलब कैसे को टाइम मिल चुका है चार्ज होने के लिए। तो अगर मैं फिर से सेम केस लूँ, ठीक, और यहाँ पे स्क्वायर वेव, ओके, और ये अपना 0 1 वोल्ट और ये, ठीक। अब मान लेते हैं कैपेसिटर को चार्ज होने का टाइम मिल गया। तो मतलब कैपेसिटर 0 वोल्ट से मान लेते हैं कि 0.2 वोल्ट पे हुआ। अब यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब इनपुट हो चुका है 0 वोल्ट, तो इनपुट हो चुका है 0 वोल्ट मीन्स आप सर्किट जो है वो हो गया आर सी। इसमें सी, इसमें कैपेसिटर की वोल्टेज कितना है अपने पास यहाँ पे, इक्वल टू टी माइनस पे 0.2 वोल्ट और इनपुट क्या है 0 वोल्ट। तो कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्ज होगा आर के थ्रू, और कैपेसिटर की वैल्यू तो जो टी माइनस पे थी वही टी प्लस पे रहेगी, क्योंकि सडन चेंज अलाउ तो करता नहीं कैपेसिटर। तो यहाँ पे 0.2 से डिस्चार्ज हुआ कैपेसिटर, मान लेते हैं कि वो 0.15 तक डिस्चार्ज हुआ। ओके, अगर इसको जो करना है तो ये 0.15 तक डिस्चार्ज होगा। तो फिर से सेम केस चलेगा, चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज। अब लेते हैं हम केस टू। केस टू में क्या है कि जब टाउ बहुत छोटा है टी से, टाउ बहुत छोटा है टी से, तो ये हमारा आर है और ये हमारा सी है।
ये हमारा वी आई प्लस माइनस वी आउट, और इनपुट क्या है, इनपुट स्क्वायर वेव। इनपुट स्क्वायर वेव है और ये टी है 0 1 वोल्ट। ये आउटपुट इसी में प्लॉट करूंगा मैं। तो कैसे को चार्ज मिल चुका है, सफिशिएंट टाइम में कैपेसिटर के पास चार्ज होने का। तो ऑब्वियसली 0 से लेकर पूरा 1 वोल्ट तक जाएगा। अब 1 वोल्ट तक जाएगा, अब जैसे इनपुट 0 हो गया तो कैपेसिटर की वैल्यू तो 1 वोल्ट ही रहेगी, तो फिर यहाँ पे वो डिस्चार्ज होना चालू होगा। तो सेम चार्ज पे डिस्चार्ज, लाइक दिस, इस पैटर्न बनेगा आउटपुट का। तो अब आते हैं थर्ड केस पे, ट्रांस फंक्शन कैलकुलेट करने को। तो ट्रांस फंक्शन का एक बेस जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि डीसी गेन इंटू एस अपॉन Z1 + 1 और एस अपॉन Z2 + 1 एंड शो ऑन, ऐसे बहुत सारे जीरो। फिर पोल S/P1 + 1 S/P2 + 1। तो सबसे पहले हमें हमें इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ पोल्स का एक बेसिक रूल होता है कि नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट कितने हैं एक पर्टिकुलर सर्किट में। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट मीन एल एंड सी। एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट मीन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। जब आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज का क्या मतलब है, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो हमारे पास बेसिक सर्किट क्या है, आर और सी। तो अभी तो इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही कैपेसिटर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास नंबर ऑफ पोल क्या हुआ, एक हुआ। तो पोल की बेसिक डेफिनेशन होती है 1 अपॉन टाइम कांस्टेंट। इसका टाइम कांस्टेंट क्या है, आर सी। अब हमें निकालना है जीरो। तो जीरो बेसिकली क्या होता है, जीरो में क्या होता है, अगर हमें कोई ट्रांसफर फंक्शन है और आपने जीरो की वैल्यू पुट की है तो ट्रांसफर फंक्शन क्या देता है, जीरो। इट मीन्स वी आउट अपॉन वी आई इक्वल टू जीरो। तो वी आउट कितना हो जाएगा, जीरो। तो हमारा आउटपुट इम्पिडेंस क्या है, जो आउटपुट कैपेसिटर कनेक्टेड है उसका इम्पिडेंस है 1/S। तो अगर मैं एस की वैल्यू इन्फानाइट पुट कर दूं तो जेड की वैल्यू हो गई कितनी, जीरो। तो इसका मतलब है कि हमारा जेड हो गया जीरो। अगर एस की वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसका मतलब है कि जो वी आउट हो जाएगा जीरो। पर ये कब हो रहा है, एस की वैल्यू इन्फिनिटी पे। तो जो जीरो है वो इन्फानाइट पे है, तो इसमें इस पर्टिकुलर सर्किट में कोई जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे चलिए कोई जीरो नहीं है और एक पोल है जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, इस सर्किट का डीसी गेन। तो सर्किट का डीसी गेन कब निकालते हैं, जब फ्रिक्वेंसी हमारी जीरो हो। तो सर्किट में जब हम फ्रिक्वेंसी जीरो मतलब एस की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये आर और ये सी प्लस माइनस वी आई प्लस माइनस वी आउट, और इसको पर ले लेते हैं 1/S से। तो एस इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये इसका इम्पिडेंस हो गया इंफिनिटी। यहाँ पर सर्किट क्या बचा, वी आई आर, और ये हो गया इंफिनिटी। तो बेसिकली वी आउट इक्वल टू हो गया वी आई। सो वी आउट अपॉन वी आई इक्वल टू हो गया 1, विच इज अवर डीसी गेन। यहाँ पर सारी वैल्यू आ चुकी हैं, डीसी गेन 1, पोल 1/RC। तो हम उस बेसिक जनरल फॉर्मूला में पुट करेंगे, एच एस इक्वल टू डी सी गेन 1, कोई जीरो नहीं है, और पोल S/1/RC प्लस 1। तो ये आ गया 1/SRC प्लस 1 हमारा ट्रांसफर फंक्शन।